हेलो फ्रेंड्स, जुडिशियल एग्जाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। आज मैं एविडेंस एक्ट का सेक्शन 29 डिस्कस करने जा रहा हूं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। अक्सर पूछ लिया जाता है, यहाँ तक कि इस सेक्शन को इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। ये इतना इम्पोर्टेंट सेक्शन है। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। इसका जो हेड है वो कहता है कन्फेशन अदरवाइज रिलेवेंट नॉट टू बिकम इररिलेवेंट बिकॉज ऑफ प्रॉमिस ऑफ सेक्रेसी इटीसी। और भी यानी कि ऐसी संस्कृति जो अन्यथा सुसंगत है, वह गोपनीयता के वचन या प्रवंचना आदि के कारण विसंगत नहीं हो जाएगी। सेक्शन 29 ऑफ एविडेंस एक्ट का ये कहता है, सेज दैट। तो अब हमें ये पता करना है कि वो ऐसी कौन सी संस्कृति है या होती हैं जो अन्यथा रिलेवेंट हैं। तो केवल इन आधारों पर, कुछ आधार गिनाए गए हैं इस सेक्शन के अंदर, केवल उन आधारों पर वह इररिलेवेंट नहीं हो जाएगी। तो पहला जो आधार है इसमें, तो सेक्शन 29 ये कहती है कि निम्न आधारों पर विसंगत नहीं होगी, अन्यथा वो सुसंगत होनी चाहिए। यानी कि वो सेक्शन 24 ऑफ एविडेंस एक्ट के अंतर्गत तो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो तो बिल्कुल इरेलेवेंट ही है, वो नहीं आनी चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसी संस्कृति है जो सेक्शन 26 के अंदर आ रही है, जैसे कि मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में संस्कृत की गई है, भले ही वहां पुलिस है, तो वो रिलेवेंट होगी। ऐसी और भी संस्कृतियां हैं जो अन्यथा रिलेवेंट हो सकती हैं। अगर वो अन्यथा रिलेवेंट है तो धारा 29 ये कहती है कि अगर वो संस्कृति इस तरह से प्राप्त की गई, इन किसी ग्राउंड को आधार बना करके, इन आधारों को आधार बना करके यदि वो संस्कृति प्राप्त की गई है, या इन आधारों को एक ट्रिक बना करके हमने वो संस्कृति प्राप्त की है, तो फिर वो इररिलेवेंट मात्र इस वजह से नहीं हो जाएगी कि इन्होंने ये ट्रिक अपनाई है जिससे मुझसे संस्कृति हो गई। जैसे कि अगर हमने किसी को वचन दे दिया कि भाई तुम मुझे बता दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, और उसने मुझे बता दिया और बाद में मैंने बता दिया, तो ये संस्कृति इररिलेवेंट नहीं होगी, ये रिलेवेंट हो जाएगी। तो पहला आधार है यह कि संस्कृति विवंचना द्वारा प्राप्त की गई थी। अगर कोई संस्कृति अन्यथा रिलेवेंट है तो हम उसे केवल इस वजह से इररिलेवेंट नहीं बना सकते कि वो प्रवंचना द्वारा प्राप्त की गई है, मिस रिप्रेजेंटेशन किया गया है हमारे साथ और उसके द्वारा इसको प्राप्त किया गया है। या दूसरा आधार है यह कि संस्कृति गोपनीयता के वचन के अधीन दी गई है। यदि मैंने किसी से वादा कर दिया है, मैंने शपथ ले लिया है कि भाई मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगा, मैं ये तुमसे वादा करता हूं, बस तुम मुझे बता दो, और बाद में मैंने वो अपनी शपथ, वो अपनी ओथ तोड़ दी, क्योंकि मैंने ओथ दी ही इसीलिए थी कि इससे संस्कृति मुझे प्राप्त हो जाए, कुछ ऐसा, तो इस आधार पर भी उसको हम रिलेवेंट नहीं बना सकते। तीसरा आधार है यह कि संस्कृति मत्यता के समय की गई थी, यानी कि दारू की नशे में या कोई इंटॉक्सिकेशन सब्सटेंस उसको दिया गया था और उसके बाद उसने कन्फेशन किया।
अब यहाँ पर ये है कि दारू या तो उसने खुद पी है या उसे दारू पिलाई गई है, इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर उसे नशे में होना चाहिए, इतना एक्ट कहता है। एक्ट इस बात की चर्चा नहीं करता है कि दारू पिलाई गई है या दारू उसने खुद पी है। और ये भी डिस्टिंग्विशन भी नहीं है कि दारू उसने स्वयं पी हो तब करे तब मानी जाएगी, या दारू किसी ने पिलाई हो तब करे तब मानी जाएगी। ऐसा कहीं कुछ भी नहीं इसमें दिया गया। इसमें तो यह बताया गया है कि मत्तता के समय, यह कि संस्कृति मत्तता के समय की गई थी, यानी कि जब वह व्यक्ति संस्कृति करता जो है वो नशे में था और नशे में उसने ये संस्कृति की है, तो वो संस्कृति करता ये नहीं कह सकता कि साहब मैं नशे में था तो मुझसे कुछ ऐसा निकल गया, मैंने जानबूझ करके नहीं की है। ये आधार नहीं बना सकता अपनी संस्कृति को इररिलेवेंट कराने के लिए। चौथा है यह कि संस्कृति ऐसे प्रश्न के उत्तर में की गई थी जिसका उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं था। तो ये भी आधार नहीं होगा उस संस्कृति को इररिलेवेंट करने के लिए जो अन्यथा अदरवाइज रिलेवेंट है, तो ये आधार भी नहीं होगा। भले ही वो उत्तर देने के लिए बाध्य था या नहीं था, उसको ये जानकारी थी या नहीं थी, लेकिन अगर वॉलंटरली उसने उस सवाल का जवाब दे दिया है और तो वो जो जवाब में संस्कृति हमें मिली है वो रिलेवेंट होगी। अगला जो ग्राउंड है वो यह है कि संस्कृति से पूर्व यह चेतावनी नहीं दी गई थी कि अभियुक्त संस्कृति करने के लिए बाध्य नहीं है, तथा यह कि उसकी संस्कृति उसके विरुद्ध साक्ष्य में प्रयुक्त हो सकती है। तो धारा 29 इस बात को स्पष्ट करती है कि इसको ग्राउंड नहीं बनाया जा सकता। हालांकि सीआरपीसी का जो सेक्शन 164 है उसमें और इसमें, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा क्या कंट्राडिक्शन है, फिर मैं आपको इसका आंसर करूंगा। तो वहां पर चूंकि नेसेसरी है कि उसे पूर्व चेतावनी दी जाएगी और उसको बताया जाएगा कि आप संस्कृति करने के लिए बाध्य नहीं है, यदि आप संस्कृति करते हैं तो ये आपके खिलाफ, आपके विरुद्ध साक्ष्य में इस्तेमाल की जा सकती है। ये वहां पर उसे वार्निंग देने के लिए बताया गया 164 में, जो कि ऑब्लिगेटरी है। लेकिन यहां पर जो सेक्शन 29 कहता है वो यह है कि इस आधार पर भी इसको हम इरेलीवेंट नहीं कर सकते कि हमें पूर्व चेतावनी नहीं दी गई थी कि अभियुक्त संस्कृत करने के लिए बाध्य नहीं है, तथा यह कि उसकी संस्कृति उसके विरुद्ध साक्ष्य में प्रयुक्त होगी। तो इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, क्या कुछ है ऐसा, वो आप कमेंट में लिखिए, फिर सुलझाते हैं इस मामले को हम लोग मिल करके। चलिए, एक मुख्य बात यह बता दूं कि धारा 29 का जो संबंध है वो संस्कृतियों से ही है। अन्य कोई कथन धारा 29 की परिधि में नहीं आता। ये आपको याद रखना है कि धारा 29 एविडेंस एक्ट की केवल संस्कृतियों पर ही लागू होती है। अगर संस्कृति से भिन्न कोई कथन है तो वो धारा 29 की परिधि में तो कम से कम नहीं आएगा वो। तो इसलिए अन्य कथन, ये जो उपर्युक्त आधार दिए गए हैं उन आधारों पर विसंगत हो सकते हैं। फिर से ध्यान दीजिए कि धारा 29 का संबंध केवल और केवल कन्फेशन से है। इसके अंतर्गत कन्फेशनल स्टेटमेंट के अलावा अन्य कथन नहीं आते। इसलिए अगर कोई अन्य कथन है वो इन आधारों पर विसंगत हो सकता है। अब इस संबंध में मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं धारा 29 को लेकर के। धारा 29 को लेकर के एक केस है सुप्रीम कोर्ट का, साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी।
साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी AIR 1966 SC में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप से बात करता है या नींद में भी वो बोलता है कन्फेशनल स्टेटमेंट जो कि किसी दूसरे द्वारा सुन लिए जाते हैं, तो वो डायरेक्ट एविडेंस की श्रेणी में आते हैं। लेकिन इस तरह के एविडेंस का यूज केवल कोरोबोरेशन के उद्देश्य से किया जा सकता है। मैं सुप्रीम कोर्ट की जो लाइन है वो पढ़ता हूं। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अ कन्फेशनल सोलिलोक्वी हर्ड बाय अनदर इज a direct piece of evidence, but it can only be used for purpose of corroboration. तो एक तो इसका ये एग्जाम्पल है। दूसरा फिफ्सन्स एविडेंस है। तो फिफ्सन्स एविडेंस का 4th एडिशन पेज नंबर 252 में ये एक उदाहरण दिया गया है कि जहां पुलिस जेल की दीवार में छेद करके एक्यूज्ड को एक्यूज्ड से कन्फेशन करते हुए सुन लेती है, तो वहां ऐसी संस्कृति को ग्राह्य माना गया है, ये रिलेवेंट माना गया है। एक और केस है एविडेंस एक्ट में, R वर्सेस सगीना 7WR इंग्लिश केस। इसमें कहा गया जहां कैदी एक रूम में बिना ये जाने कि दूसरे रूम में पुलिस बैठी है कोई कथन करता है और उसे पुलिस सुन लेती है, तो ऐसे कथन को भी कन्फेशनल स्टेटमेंट में रिलेवेंट माना गया, सेक्शन 29 के अंतर्गत माना गया। एक केस है R वर्सेस साइमंस 1834 का। इसमें ये कहा गया कि ऐसे स्टेटमेंट या ऐसे कन्फेशन को भी एडमिसिबल माना गया है जब अपराधी को अपनी पत्नी से या उसके विश्वसनीय व्यक्ति से करते हुए किसी के द्वारा सुन लिया गया है। तो ऐसे स्टेटमेंट को भी सेक्शन 29 के अंतर्गत रिलेवेंट माना गया है। तो गोपनीयता के आधार पर का एक उदाहरण है हमारे पास कि ए नाम का एक व्यक्ति जेल में है और उस व्यक्ति की दोस्ती बी नाम के एक व्यक्ति से हो जाती है, यानी कि ए नाम का अपराधी जेल में बंद है और जेल में ही बी नाम के अपराधी से उसकी दोस्ती हो जाती है। उसी दोस्ती के चलते चूंकि ए पर हत्या का आरोप था, तो बी से जब उसकी दोस्ती हो जाती है तो बी ने ए से पूछा कि भाई तुमने ये मर्डर, ये हत्या कैसे की है, उस लड़की की हत्या आपने कैसे की है ये मुझे बताओ। तो ए ने कहा कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम किसी को बताओगे नहीं तो मैं तुम्हें बता सकता हूं, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। तो बी ने कहा ठीक है, मैं किसी से नहीं बताऊंगा, मैं ये वादा करता हूं, मैं तुम्हें गोपनीयता का वचन देता हूं। ये ऐसा मान के चलते हैं कि उसने उससे वादा किया। उसने वादा किया मतलब उसने गोपनीयता का वचन दे दिया कि मैं नहीं बोलूंगा, नहीं बताऊंगा, और तब भी उससे सारी बातें बता देता है। कन्फेशन मान लिया गया। बी ने जो कुछ भी, वो ए ने जो कुछ भी बी से बताया उसे कन्फेशन मान लिया गया, चूंकि बी ने बाद में अपनी गोपनीयता का जो वादा किया था वो तोड़ दिया और उसने वो स्टेटमेंट बता दिया। तो इस तरह से अगर गोपनीयता के, अब वो कहे कि साहब इसने तो गोपनीयता का वचन दिया था, इन्होंने तो कहा था हम किसी को बताएंगे नहीं इसलिए हमने बता दिया, तो ये सब बातें फिर नहीं चलती है सेक्शन 29 में।
तो सेक्शन 29 ऐसे संस्कृतियों को इररिलेवेंट होने से बचाता है जिनके लिए ये निम्नलिखित आधार लिए जाते हैं। तो सेक्शन 29 में स्पष्ट कह दिया गया कि यदि कोई संस्कृति इस प्रकार की है जो अन्यथा सुसंगत हो सकती है, तो फिर वो इन आधारों की वजह से वो इररिलेवेंट नहीं होगी। ये स्पष्ट सेक्शन 29 ने कर दिया। और ये जो उदाहरण है इनमें इस तरह की संस्कृति को एडमिसिबल माना गया, एडमिट किया गया। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि इस तरह की जो संस्कृतियां हैं वो एडमिसिबल हैं और रिलेवेंट हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो कृपया कमेंट किया करें, और अगर आप मेरे चैनल में इस समय नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि मेरा चैनल आपकी तैयारी में सपोर्ट कर पाएगा, आपको हेल्प कर पाएगा आपको, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन।